नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक कतर की राजधानी दोहा में बम ब्लास्ट होते हैं, लेकिन इस बम ब्लास्ट की गूंज जो है वो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और सुनाई दे भी क्यों ना, कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत गहरी दोस्ती है अमेरिका के साथ। इनफैक्ट अमेरिका की मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ी बेस है वो खुद कतर में मौजूद हैं। वहां पर अमेरिकी फौजी भी हैं, अमेरिकी जहाज भी हैं, अमेरिकी वेपन सिस्टम भी हैं। इसके अलावा अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बहुत करीबी दोस्ती है जो रूलिंग फैमिली है कतर की, उनके साथ। इनफैक्ट एक गिफ्ट दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप को जिसको लेके दुनिया भर में खबरें बनी, और वो गिफ्ट बहुत छोटा नहीं था, बहुत बड़ा गिफ्ट था। एक बहुत महंगा हवाई जहाज खरीद के गिफ्ट के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। लेकिन दोहा में जो धमाका हुआ उसने बहुत सारी चीज़ों को उलट के रख दिया है। मुझे ये बताइए मुर्तज़ा, ये जो धमाका हुआ, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये जो हवाई हमला हुआ दोहा के अंदर, कतर की राजधानी, वो भी एक ऐसे मुल्क में जो किसी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं है, जो किसी भी हिंसा चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उस पर यह हमला इजराइल ने किया। पीछे की मंशा क्या है? देखिए, कतर के ऊपर जो हमला हुआ है उस पर एक ब्लास्ट नहीं हुआ है, उसमें करीब 10 ब्लास्ट हुए हैं। और ये बात खुद कबूली है नेतन्याहू ने, जिन्होंने कहा है कि इजराइल की डिफेंस फोर्स, वहां की वायुसेना जो है, उसने दोहा पर एयर स्ट्राइक की है। और ये स्ट्राइक ऐसी थी जिसके बारे में ना अमेरिका को पता चला, ना कतर को पता चला, ना ही आसपास के जितने देश हैं, सऊदी अरब, जो यूएई है, उसको इसके बारे में नहीं पता चला। और ये बहुत ही कामयाब स्ट्राइक बताई गई जिसमें हमास की टॉप लीडरशिप को टारगेट किया गया। हमास की टॉप लीडरशिप तो उसने बच गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के अटैक को अंजाम देकर इजराइल ने क्या हासिल किया है। क्योंकि कतर वो देश है, जैसे कि आपने बताया, कि जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है पूरे पश्चिम एशिया में, और इस बेस पर 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। खास बात यह है कि जिस जगह पे हमला हुआ वो अमेरिकी बेस से सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर दूर है। यानी कि अमेरिका चाहता और उसके एयर डिफेंस जो रडार हैं अगर एक्टिव होते तो वो इस हमले को रोक सकते थे, लेकिन यह हमला नहीं रोका गया। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या इस हमले के पीछे सिर्फ इजराइल था या फिर उसके और मददगार देश, जिसमें अमेरिका है और साथ में जो नेटो देश है, खासकर वहां पर जो ब्रिटेन है, क्या उसकी इसके मदद शामिल थी? देखिए, जो मुर्तज़ा बता रहे हैं वही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी। क्योंकि अगर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट इस अटैक के अंदर थी तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका किसी को भी दुनिया में धोखा दे सकता है। दोहा कतर जो है वो सबसे करीबी, सबसे ज़्यादा दोस्ताना रिश्ते हैं अमेरिका के साथ। जो अरब ममालिक हैं, जो अरब देश हैं, उनमें सबसे करीब अगर कोई है अमेरिका के तो वो कतर है, दोहा है। यहां पर भी रिपोर्ट जो है वो बहुत कन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि जब सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि इस हमले के बारे में वो क्या सोचते हैं, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ही गुस्सा है, मैं बहुत नाराज़ हूं। बार बार उन्होंने बात दोहराई, लेकिन इसके आगे और कुछ नहीं कहा। बात से वो बच के निकल गए। उन्होंने ये बात नहीं बताई कि उन्होंने कबूल किया या नहीं किया। लेकिन उसके बाद जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिना लेविट, उन्होंने जब बयान दिया, जब उनसे प्रेस ने पूछा कि क्या इस बारे में अमेरिका को जानकारी थी, तो उन्होंने बिल्कुल ही उल्टा जवाब दिया। उनका यह कहना था कि इजराइल ने अमेरिका को पहले ही बता दिया था हमले के बारे में, और जैसे ही इस हमले के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया तो उन्होंने जो अपने खास दूत हैं स्टीव विटकॉफ, उनसे बात करी, और उसके बाद कतर के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बात की, और फिर इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की, नेतन्याहू से। जबकि तीसरा पक्ष यह है, खुद कतर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमले के 10 मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बात की थी, उससे पहले उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। अब ये बिल्कुल वही डिप्लोमेटिक घालमेल है जो दुनिया में होता रहा है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, असल पिक्चर क्या है वो किसी को समझ में नहीं आती। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या कतर रिटिलिएट करेगा, क्या कतर इसका बदला लेगा, क्या कतर कोई जवाब देगा? देखिए, कतर ने कहा है कि ये जो हमला है ये आतंकी हमला है, और कतर ने कहा है इसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या वो ऐसा जवाब दे सकता है जैसा कि ईरान ने दिया था। और ईरान ने एक नहीं 3 बार जवाब दिया है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है उसका
पहली बार हमला जो है अप्रैल में किया गया, दूसरा हमला 1 अक्टूबर को किया गया जब इस्माइल हनिया को तेहरान में मारा गया था। उसके बाद ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पे 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। और फिर तीसरा जो ऑपरेशन था जो हम जानते हैं कि जून में हुआ जब इजराइल और ईरान के बीच में जंग हुई थी। अब सवाल यह है कि क्या जो कतर है क्या वो ताकत रखता है कि वो इजराइल तक हमला कर सके। कतर जो है दुनिया के उन देशों में है जो सबसे ज़्यादा अपने हथियार खरीद में खर्च जो है वो अपना बजट जो है उसमें लगाते हैं। जाहिर बात है, पैसा ही बहुत ज्यादा है। जब उनके पास इतना ज्यादा पैसा मौजूद है तो वो पैसा कहीं ना कहीं खर्च होगा। और उनके पास जो है वो टॉप ऑफ द लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं दुनिया के। एक है रफाल जिसके बारे में भारत तो बहुत अच्छी तरह जानता है, दूसरा है यूरोफाइटर टाइफून और तीसरा है F-15 ईगल जो कि इजराइल के पास भी है। और तीनों जहाज ऐसे हैं जो उसके पास करीब तादाद में 120 या 130 के आसपास ये जहाज हैं तीनों को मिलाकर, और ये किसी भी बड़े ऑपरेशन को पूरे रीजन में अंजाम दे सकते हैं। अब ये जहाज जब खरीदे गए थे तो वो एक शुरू में एक ईरान को एक बड़ा थ्रेट माना जाता था कि ईरान जो है वो अरब देशों के लिए एक बड़ा थ्रेट है, लेकिन अब जो है वो इनका जो इस्तेमाल है क्या वो इजराइल के खिलाफ किया जाएगा। मेरे ख्याल से इजराइल बहुत अच्छी तरह जानता है कि कतर के पास हथियार चाहे बहुत बेहतरीन हो लेकिन उसके पास वो विल पावर नहीं है, वो इरादा नहीं है कि वो इसका जवाब दे पाए। और मेरे ख्याल से इस पूरे जो हमले की जो का जवाब जो है वो एक तरह से निंदा के अलावा आगे कुछ नहीं होगा। बड़ी बात जो कही मुर्तज़ा ने वो यही कही कि जो विल पावर होनी चाहिए, जो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए हमले का जवाब देने के लिए, वो शायद कतर के पास नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल विल का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास भले हथियार कितने भी हों, आपके पास अगर उनको इस्तेमाल करने की हिम्मत ही नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। और ईरान ने ये बात बिल्कुल जाहिर की कि ईरान के पास वो पॉलिटिकल विल पावर है, वो हिम्मत है जिसके ज़रिए वो इजराइल को बार बार जवाब दे सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार लगातार जवाब दिया इजराइल को। जो भी हमले हुए उसके खिलाफ रिटेलिएशन ईरान ने दिया, और इसी वजह से इस वक्त इजराइल को सिर्फ एक ही थ्रेट पूरे मिडिल ईस्ट में नज़र आता है और वो है ईरान। लेकिन यहाँ पर अब जो बड़ी चीज़ है समझने की वो ये है कि ये सारी चीज़ें तो हैं, हमने मान लिया कि रिटेलिएशन नहीं होगा, मिलिट्रीली कोई रिटेलिएशन नहीं होगा, लेकिन डिप्लोमेटिकली यहाँ पर अरब वर्ल्ड एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है। देखिए, आज तक हो क्या रहा था कि अरब वर्ल्ड अपने आप को इस सबसे अलग रखने की कोशिश कर रहा था। फिलिस्तीन में, गाज़ा में जो कुछ हो रहा है उसको अरब वर्ल्ड ने बार बार बुरा तो कहा, लेकिन उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात कभी नहीं करी, कभी भी आगे बढ़ के रोकने की कोशिश नहीं करी जो ईरान ने करी। जब ईरान के साथ जंग चल रही थी उस वक्त भी अरब वर्ल्ड से कंडेमनेशन तो बहुत आए, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर कोई मदद करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन यहां पर बात बिल्कुल अलग है। बात इसलिए अलग है क्योंकि डायरेक्ट हमला एक सॉवरेन, एक आज़ाद कंट्री पर डायरेक्ट हमला हुआ है, कतर पर डायरेक्ट हमला हुआ है, जिसकी वजह से सारे अरब वर्ल्ड के सामने अब अपने जो एग्जिस्टेंस है उसका सवाल खड़ा हो गया है। अगर अब जवाब नहीं देंगे तो फिर आगे उन पर भी हमला हो सकता है। देखिए, अरब देश जो है वो एक तरह से संप्रभुता का चोला सा ओढ़े रहे हैं हमेशा से, और जब भी इस तरह की बात आई है तब वो इस बात को आगे लेके आए हैं कि हम जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और चाहे वो जो भी मतलब कि प्रतिद्वंदी रहा हो। लेकिन अब इसमें सवाल यह है कि अगर इजराइल ने आज कतर पे हमला किया है, और वो इसलिए किया है क्योंकि वो हमास के साथ जो मध्यस्थता है उसकी कोशिश कर रहा था, तो क्या आने वाले वक्त में अगर कोई अरब देश क्या ऐसी कोई कोशिश करने से डरेगा? यानी कि एक तरह से फिलिस्तीन का मुद्दा जो है वो अरब देशों के बीच से धुआं कर दिया जाएगा, ये कोशिश इजराइल की है। अब इसमें देखिए, हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किससे हो रही है? हम उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, और साथ में जॉर्डन या बाकी जो देश हैं। अब ये वो देश हैं जिसमें इजिप्ट भी है, इजिप्ट मिस्र है, बिल्कुल, लेकिन ये वो देश हैं जिनके राजनयिक रिश्ते हैं इजराइल के साथ। दोनों जो है उनका जो बॉर्डर है एक का वेस्ट बैंक से और एक का जो गाजा है उससे लगता है। अब दोनों जगह पर दोनों मुल्क जो है वो शुरुआत से जो गाजा में बमबारी हो रही है, 63,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इन देशों की तरफ से जिस तरह का रिएक्शन होना चाहिए, जिस तरह की खलबली मचनी चाहिए इन देशों में, वो हमने नहीं देखी है। अब एक और नाम है सऊदी अरब। तो अगर
इजराइल ने ऑपरेशन किया है ये, और उसका जो जहाज जो है वो कहाँ से आए हैं, तो ये वाया लाल सागर या फिर गल्फ, ये आदेन की खाड़ी से नहीं गुजरे होंगे। ये जाहिर है कि ये सऊदी अरब के आसमान से गुजरे होंगे, और सऊदी अरब के पास ऐसे जरिए हैं, ऐसे रडार हैं, ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल की किसी भी जो एयर एक्टिविटी है उसको ट्रैक कर लेते। लेकिन सऊदी अरब जैसे कि बोल रहा है कि उसको जैसे आलोचना कर रहा है, इसका मतलब कि वो ये बताना चाहता है कि हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। और एक और फिर हम जैसे जॉर्डन की बात की, साथ में यूएई, तो यूएई वो है जिसने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर चुका है इजराइल के साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस है इनफैक्ट। बिल्कुल। और इसका मतलब ये है कि एक तरह से हम जो ये पूरा अरब वर्ल्ड जो है इस वक्त, ये एक तरह से इसमें मुलव्विस में शामिल हम कहेंगे, जो एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है कि हम इसके मुखालिफ हैं, इसके खिलाफ हैं, लेकिन साथ में वो इसमें मिले हुए भी पूरी तरह नजर आ रहे हैं। देखिए, अरब वर्ल्ड की भी अपनी एक मजबूरी है। उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो खुलकर अपोज नहीं कर सकते। मतलब ज़बानी जमा खर्च तो कर सकते हैं, ज़बान से बयान दे सकते हैं, लेकिन सामने आके जंग लड़ने की ताकत मुझे नहीं लगता कि इस वक्त किसी भी अरब कंट्री की। और वैसे भी हम पहले भी देख चुके हैं, जब एक साथ एक मुहाज बना के हमला किया गया था इजराइल में, अरब वॉर हुआ था, इजराइल अरब वॉर, तब भी बहुत बुरा हाल हुआ था। क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, पॉपुलेशन थोड़ी है, उस तरह के हथियार अमेरिका इनको नहीं देता है जिस तरह के इजराइल को सप्लाई करता है। तो कहीं ना कहीं पावर का इम्बैलेंस है, और शायद इसी वजह से ईरान जो है वो सबसे ज़्यादा खलता है इजराइल को, क्योंकि पावर का जो बैलेंस है वो ईरान डिस्टर्ब करता है। अगर आप इस वक्त देखिए तो इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल जैसी पावर, मिलिट्री पावर, इनफैक्ट एयर सुप्रीमेसी किसी के पास नहीं है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त सऊदी अरब जो है वो सबसे ताकतवर देश है पूरे अरब वर्ल्ड में, और उसके पास वो जहाज हैं जो समझ लीजिए कि जो वर्जन अमेरिका की सेना इस्तेमाल करती हैं वही हथियार जो है सऊदी अरब की सेना इस्तेमाल कर रही है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि पॉलिटिकल विल पावर भी तो होनी चाहिए। वहां पर तो मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में लगे हुए ना। वहां पर वो अगर कोई भी ऐसा कदम उठाते हैं जो अमेरिका के खिलाफ होता है या इजराइल के खिलाफ होता है, तो उनका अपनी सत्ता का उसमें यहाँ सत्ता के लिए ही तो सब कुछ किया जा रहा है। और एक बात यह है कि 45,000 से ज्यादा सैनिक जो है अमेरिका के पूरे रीजन में तैनात हैं। अब इनका बेस जो है वो बहरीन में है, कुवैत में है, कतर में है, ओमान में है, सऊदी अरब में है। तो ये अमेरिकी सैनिक जो है पूरे आसपास फैले हुए हैं, और किसी भी ऐसी कोई इमरजेंसी आती है जहां पर उसको ये लगता है कि जैसे हमने देखा कि ईरान की तरफ से जब मिसाइल फायर की जा रही थी तो उसको सिर्फ इजराइल के रडार ही एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक रहे थे, उसको उस इलाके में जो तैनात पूरा जो अमला था, हम कहें कि नेटो का पूरा नेटो, और पूरा नेटो उसके मैं कहूँगा अरबिक नेटो का जो पूरा एक पूरे रिसोर्सेज थे वो इस्तेमाल किए जाते थे। यूएस के शिप्स जो हैं जो फारस की खाड़ी में है या फिर मेडिटेरेनियन सी के आसपास हैं, वो उन मिसाइलों को रोक रहे थे। और जॉर्डन के फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने भी कई ड्रोन जो हैं ईरान के जो इजराइल की तरफ जा रहे थे उनको गिराया है। तो एक तरह से सुरक्षा कवच बना हुआ था चारों तरफ इजराइल के। मतलब ईरान के मिसाइल को सिर्फ उनके अपने डिफेंस सिस्टम से, इजराइल के डिफेंस सिस्टम से नहीं लड़ना था, उनको जॉर्डन से भी लड़ना था, उनको सऊदी अरब के डिफेंस सिस्टम से भी लड़ना था, और तब जाके कहीं वो पहुंच सकते थे। लेकिन मुर्तज़ा ने बात की अब्राहम अकॉर्ड्स की। देखिए, अब्राहम अकॉर्ड्स मैं आपको बताऊं, एक फैसला है, एक तरह का वो आपसी संबंध को बनाने के लिए एक विजन है अरब और इजराइल रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए। और बहुत सालों से इनको लेके बातचीत चल रही है, बहुत बार कोशिश की गई है, लेकिन अभी गाज़ा युद्ध के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा डगमगा गई थी। वो इसलिए क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड्स जब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक सऊदी अरब इसके अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेंट ना बने, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति, जैसा आपने बताया, मिलिट्रीली भी है, सबसे बड़ा देश भी है उस पूरे इलाके के अंदर, सबसे ज़्यादा पैसा भी है। तो ऐसे समय में अब्राहम अकॉर्ड्स जब तक कामयाब नहीं हो सकते तब तक सऊदी अरब उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। और गाज़ा के बाद से, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है हमास और इजराइल के बीच, उसके बाद से लगातार सऊदी अरब का स्टैंस रहा है कि जब तक गाज़ा की लड़ाई बंद नहीं होगी अब्राहम अकॉर्ड्स पे बात नहीं की जाएगी। और अब्राहम अकॉर्ड्स मुझे लगता है कि इस हमले के बाद खतरे में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन पूरा डिपेंड करता है कि वहां पे हुकूमत किसकी है। अब जो भी यहाँ पर अरब देशों में जो भी मोनार्की चल रही है, वो हम देखें तो कोई डेमोक्रेसी तो नहीं है। अब जो भी फैसले लेते हैं वो कुछ घराने लेते हैं। अब इन घरानों के फैसले जो हैं वो किस पे डिपेंड है? यहाँ पर अमेरिका का बहुत ज़्यादा दबाव है। अब ये ऐसे देश हैं जहाँ पर जैसे बताया कि भाई अमेरिकी फ़ौज तैनात हैं, और जो इनके फैसले होते हैं, चाहे वो तेल के दाम हो या फिर और जो इलाकाई जो फोर्सेस को लेकर या जो इनके मोर्चाबंदी है उनको लेकर जो फैसले होते हैं, वो भी अमेरिका के बिना ये लोग नहीं कर सकते। यहाँ पर अमेरिका के ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम तैनात हैं जो अमेरिका ने खास ईरान को रोकने के लिए तैनात किए थे। तो क्या वो आपस में इन लोगों को कंट्रोल करने के नहीं किया सकते? ये एक बहुत बड़ी बात है। और अब दूसरी बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि इजराइल का कहना ये था कि हमने हमास की लीडरशिप को टारगेट किया था, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और हमला हुआ भी वहीं पर जहां पे हमास के लीडर्स मौजूद थे। भले उनकी जान बच गई किस्मत से, लेकिन अब भी इजराइल के जो फोर्सेस के कमांडर इन चीफ हैं याल ज़मीर, उन्होंने कुछ वक्त पहले कहा था कि हमास के जो भी लीडर्स जहां पर भी मौजूद हैं वो हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, हम उन पर हमला करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने कसम खाई है हमास को ख़त्म करने की। ऐसे में अब कतर में जो हमला हुआ, दोहा में जो हमला हुआ, उसके बाद जो बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है वो ये कि कतर के बाद, दोहा के बाद जो लीडरशिप हमास की सबसे ज़्यादा जिस जगह पर मौजूद है वो है तुर्की। तुर्की के अंदर हमास के लीडर्स भी हैं, तुर्की के अंदर हमास के ऑफिसर्स भी हैं, तुर्की के अंदर से हमास की गतिविधि को कंट्रोल किया भी जाता है। तो क्या इजराइल अब तुर्की पर भी हमला कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि अगर कोई पावर ऐसी है जो डायरेक्टली टक्कर दे सकती है इजराइल को, विल में भी, हथियारों में भी, पैसे में भी, हर तरह से, वो तुर्की है। लेकिन तुर्की जो है उसका जो पूरा जो इन्फ्लुएंस है वो सीरिया के पूरे इलाके में फैला हुआ है, और जब से वहाँ पर जुलानी की हुकूमत आई है तब से हम कहें कि एक तरह से एर्दोगान का एक्सटेंशन है वो जो सीरिया में जो हुकूमत चल रही है। और जो सीरिया में जो हुकूमत है जुलानी की, उसने इजराइल को बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं किया है, बावजूद इसके कि दक्षिण सीरिया का एक बहुत बड़े इलाके पे इस वक्त इजराइल का कब्जा है, और इसे इजराइल के ग्रेटर नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले ख्वाब से जोड़कर देखा जा रहा है। अब ये सवाल है कि क्या तुर्की में ऐसा हमला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि ये हमला क्या क्या एयर स्ट्राइक की तरह होगा या फिर किसी और तरीके से किया जाता है। अब इस रीजन में मोसाद के एजेंट जो बताए जाते हैं, अगर सबसे ज़्यादा कहीं फैले हैं तो ईरान के बाद वो तुर्की ऐसा देश है जहां पे मोसाद की सबसे ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई है। और इसको लेकर जो तुर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा अलर्ट हुई हैं पिछले 1-2 सालों के अंदर, और एर्दोगान को इसकी फिक्र रही है कि क्या इजराइल जो है वो किसी तरह का कोई ऑपरेशन, कोई खुफिया ऑपरेशन क्या तुर्की के अंदर कर सकता है या नहीं। जैसे कि आपने कहा कि क्या इस तरह के अटैक इस्तांबुल में हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या ये अटैक जो है, इसको अगर कोई हमला होता है तो क्या इजराइल को ओन करता है कि नहीं, क्योंकि तुर्की और इजराइल के साथ कारोबारी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इजराइल की तरफ जो गैस आती है, जो तेल आता है अजरबैजान के रास्ते, वो तुर्की होते हुए आता है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसने अभी तक तुर्की को गाजा से दूर रखा हुआ है। तो कवर्ट ऑपरेशन की बात करी मुर्तज़ा ने, मतलब इनका ये कहना है कि डायरेक्ट ऑपरेशन शायद जिस तरह का दोहा में ऑपरेशन इजराइल ने किया जंगी जेट्स के ज़रिए, उस तरह का ऑपरेशन टर्की में ना हो, तुर्की में ना हो, और वहाँ पर कवर्ट ऑपरेशन हो, एजेंट्स के ज़रिए एक छुपा हुआ ऑपरेशन किया जा सकता है, और उसकी ओनरशिप इस तरह से खुल के उसकी जिम्मेदारी इजराइल नहीं लेगा जिस तरह से कतर के मामले में लिया। मुझे लगता है कि कतर में जो कुछ हुआ वो एक स्टेटमेंट था, वो एक प्रोजेक्शन था, ये दिखाने की कोशिश थी कि हम किस हद तक जा सकते हैं, और मुझे ये भी लगता है कि इसके बाद फुल स्टॉप है। अब मुझे नहीं लगता कि इजराइल, क्योंकि डिप्लोमेटिकली एक चीज़ तो सामने आ रही है, वो ये कि कहीं ना कहीं इजराइल डिप्लोमेटिक लड़ाई जो है वो हारता जा रहा है दुनिया के अंदर। ना सिर्फ डिप्लोमेटिक, बल्कि वो अपने अंदर जो लड़ाई चल रही है इजराइल के अंदर, जो वहाँ के लोग जो हैं, खासकर जो बंधकों को लेकर जो एक सेंटिमेंट इजराइल में उभरा है कि किसी तरह भी जो 22 बंधक हैं जो जिंदा बचे हुए हैं हमास के कब्जे में, उनको वापस लाया जाए।
और इसके लिए युद्ध को रोका जाए। लेकिन नेतन्याहू से जब भी इस तरह का दबाव पड़ता है तब वो एक कदम आगे बढ़कर कुछ चीज़ें करते हैं, और ये कतर पे जो हमला हुआ है ये उसी का हिस्सा है। तो युद्ध को रोकने की कोशिश जारी है, लेकिन उसके बीच में इजराइल का ये जो अटैक है इसने चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, क्योंकि ये अटैक वहाँ हुआ है जहाँ पर सारी मध्यस्थता, सारी मीडिएशन चल रही थी उस कंट्री में, उस कतर में, जो एक ब्रिज का काम कर रहा था, जो मेन देश था जहाँ से हमास और अमेरिका और इजराइल के बीच में सारी बातचीत का गुजर बसर जो है वो कतर से हो रहा था, दोहा से हो रहा था। वहाँ पर हमला करना एक स्टेटमेंट था, लेकिन इस स्टेटमेंट का असर जो है वो बहुत दूरगामी होगा, बहुत दूर तक दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मिडिल ईस्ट के लिए भी, गाज़ा के लिए भी, इजराइल के लिए भी, और इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए।